नमस्कार। गुड आफ्टरनून। मैं स्वदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और ये है अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। ये जो चैनल है यूपीएससी सीएससी हिंदी, इस चैनल के माध्यम से अनअकैडमी हिंदी में मीडियम के स्टूडेंट के लिए यूपीएससी की तैयारी कराती है। और यहाँ पे रोजाना मैं आप लोगों को 1 PM से पढ़ाता हूँ इंडियन पॉलिटी। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के आप घर बैठे बहुत ही आसानी से ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड में मिलेगा। आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये हूं मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। मेरे बारे में ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। इन दोनों को आप लोग जरूर फॉलो कर लेंगे। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहीं पे मैं अपने सभी क्लास का लिंक और पीडीएफ अपलोड कर देता हूं। और आप लोग की जरूरत के अनुसार डेली का न्यूज़पेपर भी मैं पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे अपलोड कर देता हूं। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो अनअकैडमी पे आपको हर कदम पे यूपीएससी की तैयारी में मदद करेंगे। ये अपकमिंग कोर्सेज अनअकैडमी के आने वाले कोर्सेज हर महीने शुरू होते हैं। दो तरीके का सब्सक्रिप्शन प्लान है, एक प्लस और एक आइकॉनिक। प्लस जो है वो अनअकैडमी का कंप्लीट रेगुलर कोर्स है। इसमें अनअकैडमी का प्रीलिम्स, मेंस, यूपीएससी के लिए ऑप्शनल पेपर, एसए और टेस्ट सीरीज वगैरह कंप्लीट कोर्स की तैयारी कराई जाती है। और इसके लिए यहाँ पे प्लस पे आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट का भी और क्लास भी अनलिमिटेड, और पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। और इसका जो 1 साल का चार्ज है 1 ईयर का प्लस कोर्स का, वो है आपका 49,500। लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप SWADEEP, तो आपको इस पर 10% डिस्काउंट मिलेगा और फीस हो जाएगी आपकी 44,550 रुपए। वहीं अगर आप 2 साल के लिए लेते हैं 2 ईयर का प्लान, अगर प्लस कोर्स का, जिन लोगों को 2023 में एग्जाम देना है उनके लिए बहुत ही बेहतर है और वो ले सकते हैं 2 ईयर का प्लान। ये है 72,000 रुपए। कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% डिस्काउंट 64,800 रुपए में। और जो लोग 36 महीने का ले लेंगे, यानी 3 साल के लिए जो लोग प्लान लेंगे, यानी जो लोग अभी 12th में हैं या 12th पास आउट में, उनके लिए बेहतरीन प्लान है 90,000 रुपए का। कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% डिस्काउंट 81,000 रुपए। तो ये सारा प्लान है। दूसरा है आइकॉनिक। आइकॉनिक में क्या है कि प्लस कोर्स वाली सारी चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि ये कंप्लीट रेगुलर कोर्स है। इसके अलावा आपको कुछ एडिशनल फीचर जैसे पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, स्टडी प्लान के साथ आपकी तैयारी और पर्सनल फीडबैक भी आपको इसमें मिलेगा। और इसका जो 12 महीने का चार्ज है 1 ईयर का, वो है आपका 69,500 रुपए। कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% डिस्काउंट और फीस हो जाएगा 62,550। वहीं अगर 24 महीने का यानी 2 साल का लेते हैं 2 ईयर का प्लान, 1,07,000 रुपए। कोड के इस्तेमाल के बाद 96,300। और 2 साल का उनके लिए है जिनको 2023 में एग्जाम देना है, वो 2 साल का प्लान लें। और जो 36 महीने का है यानी 3 ईयर का जो प्लान है, 1,41,000 रुपए उनके लिए जो 12th में है या 12th अभी अभी पास आउट हुए उनके लिए। और इस पे भी डिस्काउंट मिलेगा 10% अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे SWADEEP, तो 1,26,900 रुपए में होगा। इसके अलावा आप ऑप्शनल का भी सब्सक्रिप्शन आप अलग से ले सकते हैं अनअकैडमी पे। ऑप्शनल यहाँ पे सारे ऑप्शनल अवेलेबल हैं। 1 ईयर का अगर आप ऑप्शनल ले लेते हैं तो 27,500 रुपए है। कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% डिस्काउंट, फीस होगी इसकी 24,750 रुपए। 24 महीने का अगर आप लेंगे यानी 2 ईयर का अगर प्लान लेते हैं तो 40,000 रुपए है। कोड के इस्तेमाल के बाद 36,000। 36 महीने के लिए यानी 3 साल का अगर आप प्लान ले लेते हैं 3 ईयर का तो 50,000 रुपए है। कोड के इस्तेमाल के बाद 45,000। तो ये सारी चीजें हैं। आप लोगों को पता है अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में, मैंने आप लोगों को बताया था। अनअकैडमी उनके लिए जो जिनको 2021 में प्री एग्जाम देना है उनके लिए, और जो नहीं भी देंगे उनको भी इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। उनके लिए एक टेस्ट सीरीज शुरू की है अनअकैडमी ने, टेस्ट सीरीज जो भी फ्री में। और इस पे जो रैंकिंग होगी ऑल ओवर इंडिया होगी, जैसे यूपीएससी की रैंकिंग होती है ऑल ओवर इंडिया सबकी रैंकिंग, उसी तरीके से इसमें होगी। करना कुछ नहीं है, अनअकैडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है और जो एप्लीकेशन है उस पे एक सेक्शन आएगा यूपीएससी सीएससी का, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इस पे है अनअकैडमी कॉम्बैट। इस पे आप जाके इनरोल करेंगे। इनरोल करते समय आपसे मांगेगा एक कोड, तो कोड में आपको जो मेरा कोड है स्वदीप SWADEEP, एक कोड आप डाल देंगे तो आपका ये इनरोल हो जाएगा। 45 मिनट का टोटल सेक्शन होगा इस टेस्ट का। टाइम 60 क्वेश्चन होंगे और 13 टेस्ट होंगे, यानी 780 क्वेश्चन का लगभग आपके प्री 2021 के पहले आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हर संडे को होगा, मतलब हर संडे पे 14 दिन पे, अल्टरनेटिव संडे पे। तो इस संडे को नहीं है, ये होगा 3 जनवरी को सुबह 11 बजे।
और आप लोगों को पता है कि अब यूपीएससी सीएससी 2021 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अब 6 महीने बचे हैं। इसके लिए अनअकैडमी ने एक बैच शुरू किया है। 28 तारीख से बैच शुरू हो रहा है। आप लोग इसको ज्वाइन करें। जिनको 2021 में प्रीलिम्स का एग्जाम देना है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ये बैच है। ये बैच शुरू हुए 6 महीने के लिए, जरूर ज्वाइन करिए। बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश तीनों में अवेलेबल है ये बैच। इनको जरूर ज्वाइन करिए। इसमें आपको पूरे प्रीलिम्स का सिलेबस कवर कराया जाएगा, टॉप एडुकेटर्स पढ़ाएंगे और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होगा इस पे विथ एनालिसिस। पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा जो पढ़ाया जाएगा। डाउट, आपको अगर कोई डाउट होगा तो उसका डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखा जाएगा बीच बीच में। जब प्री मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन वगैरह भी यहाँ पे आपको कराया जाएगा। और इससे 6 महीने का इंग्लिश हिंदी दोनों में है। और 1 साल का भी फाउंडेशन बैच 2022 वालों के लिए शुरू हो रहा है और 2023 के 2 साल का भी फाउंडेशन बैच यहाँ पे शुरू हो रहा है। आप जिसको जरूर ज्वाइन करिए, बहुत ही बेहतरीन है। जिनको 2022-23 में देना है उनके लिए ये फाउंडेशन बैच, और 2021 में जिसको देना है वो प्रीलिम्स का बैच। और इसके लिए आप कोड जिसमें भी लेंगे इस्तेमाल करेंगे स्वदीप SWADEEP, तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा। आइकॉनिक का भी प्राइस जब हाइक होने वाला है आने वाले समय में, तो आप लोग इसका जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लें, इसको अपग्रेड कर लें। पर्सनल कोच इस पे मिलेंगे, मैंने आपको फीचर्स बताया था। मेंस टेस्ट सीरीज पे ध्यान देंगे पूरे स्टडी प्लान के साथ। आंसर राइटिंग डेली बेसिस पे और डेली कंटेंट पे आपके पर्सनली ध्यान देंगे। तो ये जिनको अगर आइकॉनिक लेना है कि पर्सनल कोच आपको गाइड करें, मार्गदर्शन करें, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसमें भी लेंगे तो वही मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे स्वदीप, तो इसमें भी आपको फीस में 10% डिस्काउंट मिलेगा। एक कॉम्बो ऑफर लेकर के आया अनअकैडमी दिसंबर तक के लिए, दिसंबर 2020 के लिए है 31 दिसंबर तक। इसमें क्या है कि अगर कॉम्बो का मतलब जीएस का प्लस कोर्स और ऑप्शनल दोनों लेते हैं तो अनअकैडमी पे 1 साल की दोनों को मिला के फीस 77,000 रुपए है। लेकिन अनअकैडमी तकरीबन 7,000 के आसपास रुपए आपको ऑलरेडी इसमें छोड़ रही है। और अगर जीएस का आइकॉनिक और ऑप्शनल ले लेते हैं तो उसका 1 साल का फीस 97,000 रुपए है। तो इस पे भी अनअकैडमी आपको 88,705 रुपए ले रही है ऑलरेडी डिस्काउंट के साथ। इसमें भी एक आप दोनों का इसमें लेने को का फायदा है कि एक्स्ट्रा 10% और डिस्काउंट में मिलेगा अगर आप मेरे इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो 70,153 पे भी 10% और 88,705 पर भी 10% मिलेगा। तो जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लें और अपने तैयारियों को आगे बढ़ाएं। आप लोग को याद ही होगा कि रोजाना 1 बजे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे 1 PM पे इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्री कम मेंस, ठीक है ना। प्री कम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। आज हम लोग इसमें कल पढ़े थे हम लोग संविधान संशोधन के बारे में। मैंने आप लोगों को बेसिक चीजें बताई थी कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है, इसकी क्या आलोचनाएं हैं, क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या इसमें वाद विवाद थे, सब कुछ बताया था। अब जो संविधान के कुछ प्रमुख संशोधन हुए हैं वो हम लोग देखेंगे। आज कुछ देखेंगे, कुछ कल देखेंगे, क्योंकि ढेर सारे संविधान के संशोधन हुए। एक नजर जब पॉलिटी पढ़ रहे हैं आप लोग जरूर देख लीजिए। आज हम लोग संविधान के जो प्रमुख संशोधन है, पहले संविधान संशोधन से, जो संविधान का प्रथम संविधान संशोधन है तब से लेकर के 40वें संविधान संशोधन तक आज देखेंगे। फिर अगले दिन हम लोग देखेंगे 41वें संविधान संशोधन से आगे का। तो जितने संविधान संशोधन हुए वो सब मैं आपको किसी में कवर करा दूंगा। तो चलिए बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आसान तरीके से देखते पढ़ते चलेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि पहले संविधान संशोधन में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, ये सब सारी चीजें क्या कह रहा है। देखिए क्या है कि संविधान संशोधन एक नजर में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एट अ ग्लैंस, एक नजर में देखिए क्या है। इस साइड संविधान संशोधन के संख्या का वर्ष दिया गया है, संख्या कि कौन सा संविधान संशोधन है और किस वर्ष में हुआ है ये, और उस संविधान संशोधन में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं संशोधन करके ये दिया गया है। ठीक है, तो देखते हुए चलिए, बिल्कुल आसान आसान शब्दों में लिखा है, ध्यान से। पहला संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ है? 1951 में हुआ है प्रथम संविधान संशोधन। इसमें क्या क्या चीजें जोड़ी गई हैं संविधान में? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा कि सामाजिक और आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति प्रदान की गई है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और इसके द्वारा राज्यों को यह शक्ति प्रदान की गई है कि समाज में के जो लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी उन्नति के लिए सामाजिक और आर्थिक और पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए ये राज्यों को शक्ति उनके लिए आप विशेष उपबंध बना सकते हैं। और कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था भी संविधान संशोधन के प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया है कि कानून की रक्षा के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकते हैं
जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि अभी जो विकास दुबे वाला कांड हुआ था, तो वो एक अपराधी था, तो उसके संपत्ति का जो अधिग्रहण किया गया, तो ये सब संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। तीसरा, भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में इसी संविधान संशोधन के द्वारा स्थान दिया गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से जुड़े हुए कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में इसके द्वारा यह स्थान दिया गया है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, इसीलिए एक नजर में मैं पूरा डेटा ही लेकर के आ गया हूं आपके सामने कि क्या क्या चीजें ध्यान से देखेंगे। और क्या क्या हुआ इस प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 3 और प्रमुख कारणों से प्रतिबंध की कवायद की गई है। जैसे कौन कौन से? लोकादेश, विदेशी राज्यों के साथ दोस्ताना संबंध, किसी अपराध के लिए भड़काना, और प्रतिबंधों को तर्कसंगत बनाया है और इस प्रकार के ये न्याय योग्य है। ये 3 मुद्दों पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी इसके तहत जोड़ा गया है। आगे देखिए, और प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा और क्या क्या चीजें जोड़ी गई हैं। 5वां पॉइंट क्या कह रहा है कि यह व्यवस्था की, इसके द्वारा यह व्यवस्था किया गया है कि राज्य ट्रेडिंग और राज्य द्वारा किसी व्यापार या व्यवसाय या राष्ट्रीयकरण को केवल इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि यह व्यापार या व्यवसाय के अधिकार का उल्लंघन करता है। ये सब जो पहला संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा जोड़ा गया है। ये सारे पॉइंट ध्यान में रखेंगे आप लोग। अब जो दूसरा संविधान संशोधन था, इसके द्वारा क्या जोड़ा गया? द्वितीय संविधान संशोधन फिर कब हुआ? 1952 में हुआ। पहला हुआ 1951 में और दूसरा हुआ 1952 में। इसके द्वारा हमारे संविधान में क्या जोड़ा गया संशोधन करके कि लोकसभा में एक सदस्य के प्रतिनिधि को 7,50,000 लोगों से अधिक किया गया है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे क्या क्या चीजें हैं। एक सेकंड जरा समय दीजिएगा मुझे। एक सेकंड जरा, एक सेकंड। ठीक है ना? हाँ, तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे कि 7,50,000 लोगों से अधिक किया गया है लोकसभा में एक सदस्य के प्रतिनिधित्व को। और उसके बाद तीसरा संविधान संशोधन अधिनियम आया 1954 में। फिर इसमें क्या हुआ कि संसद को खाद्य सुरक्षा, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, कपास के बीज, कच्चे जूट के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण के लिए लोकहित में शक्तिशाली बनाया गया है। और तीसरा संविधान संशोधन 1954 में हुआ। इसके द्वारा क्या किया गया कि संसद को जो हमारे खाद्य पदार्थ है उनके लिए, जो पशु चारा है, पशुओं के जो खाद्य पदार्थ है उनको कच्चे कपास के लिए, कपास के बीज, कच्चे जूट के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के नियंत्रण के लिए लोकहित में संसद को शक्तिशाली, लोगों के हित में संसद को शक्तिशाली तीसरे संविधान संशोधन 1954 के द्वारा बनाया गया। आगे देखिए, और 1954 में क्या कह रहा है? वही सेम पॉइंट आ गया, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, ध्यान में रखेंगे, सेम वहीं का यहाँ पे आ गया। अगला है हमारा चौथा संविधान संशोधन किया गया कब? 1955 में। फिर तो चौथे संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ? न्यायालय की जांच से बाहर किया गया और किसी व्यापार को राष्ट्रीयकृत बनाने के लिए राज्यों को अधिकार दिया गया, व्यापार को। और 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों की बढ़ोतरी की गई और अनुच्छेद 31 क के क्षेत्र में विस्तार, जैसे विधियों की व्यावृत्ति। ठीक है, अनुच्छेद 31 का में भी विस्तार किया गया चौथे संविधान संशोधन में। ये सब ध्यान पे रखेंगे कि क्या क्या किया गया, आपके कॉन्सेप्ट के लिए है। और 5वां संविधान संशोधन हुआ 1955 में। उसमें ये हुआ, राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्यमंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण करें। ये 5वां संविधान संशोधन 1955 के द्वारा। उसके बाद छठे संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में हुआ। इसके द्वारा क्या हुआ? केंद्रीय सूची में नए विषयों का जुड़ाव किया गया, जैसे अंतरराज्यीय व्यापार, वाणिज्य के तहत वस्तुओं की खरीद बिक्री पर टैक्स, और इसी संबंध में राज्यों की शक्ति पर पाबंदियां भी लगाई गई हैं।
छठा संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। और आगे देखिए, सातवां संविधान संशोधन, इसके द्वारा क्या किया गया? सातवां संविधान संशोधन 1956 में, उसके द्वारा और क्या कि राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति, जैसे भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ, इनके स्थान पर 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्वीकृति की गई थी। और उस समय राज्यों के 4 वर्ग थे कि भाग क में कौन से राज्य हैं, ख, ग, घ, ये समाप्त करके उस समय 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे 1956 में, उस दौरान ये किया गया। और केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का भी विस्तार 1956 के संशोधन अधिनियम, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम से किया गया। और 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना भी की गई और उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था भी। तो देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेशों में अगर पूछा कि उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का विस्तार, तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। उसके बाद फिर 8वां संविधान संशोधन किया गया 1960 में। इसमें क्या किया गया? अनुसूचित जाति, एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण व्यवस्था में विस्तार और आंग्ल भारतीय प्रतिनिधि की लोकसभा और विधानसभाओं में 10 वर्षों के लिए बढ़ोतरी 1970 तक, 60 से लेकर के 70, जो एंग्लो इंडियन है उनको, वो भी लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधि हो सकते हैं 1970 तक। इन सब की बढ़ोतरी की गई 8वें संविधान संशोधन के द्वारा। 9वां संविधान संशोधन भी हुआ 1960 में। इसमें क्या हुआ कि संविधान के संशोधित प्रावधान पर भारत पाक समझौते 1958 के अनुसार पाकिस्तान को वेरूबारी संघ यानी पश्चिम बंगाल के भारतीय राज्य क्षेत्र का समर्पण किया गया। और 10वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। ये जरूर ध्यान में रखें कि भारतीय संघ में दादर नगर हवेली को जोड़ा गया 10वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा। 11वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ। इसके द्वारा क्या हुआ? उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन किया गया और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बजाय निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। पहले क्या होता था कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती थी, लेकिन बाद में जो 11वां संविधान संशोधन 1961 है, इसके लिए बाद फिर निर्वाचक मंडल और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। यही सब सुधार हुआ। फिर 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा गोवा, दमन और दीव को फिर भारतीय संघ में मिलाया गया। और 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा और इसके लिए विशेष उपबंध बनाए गए। ये सब ध्यान में रखेंगे, कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जब ये सब चर्चा पे आते हैं। और 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा क्या हुआ? पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया और हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एवं दीव तथा पुडुचेरी के लिए विधान मंडल एवं मंत्री परिषद की स्थापना भी 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा ही किया गया है। 15वां संविधान संशोधन 1963, इसके द्वारा उच्च न्यायालय को किसी व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ राज्यों के बाहर भी रिट दायर करने का अधिकार, यदि इसका कारण उसके क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ हो तब वो राज्यों के बाहर भी रिट दायर करवा सकता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर के 62 वर्ष की गई 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा। और इसके द्वारा क्या किया गया? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं उसी उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त हो सकते हैं रिटायर्ड होने के बाद भी। और एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण पर न्यायाधीशों को क्षतिपूरक भत्तों का भुगतान भी करना पड़ेगा। और 15वें संविधान संशोधन से क्या हुआ? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उच्चतम न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था और उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र के निर्धारण हेतु प्रक्रिया की व्यवस्था भी इसी से की गई। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, जब भी 15 उच्च न्यायालय के बारे में कोई भी चीज आएगा कि किस अधिनियम के तहत, तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि 15वां संशोधन अधिनियम। अब 16वें संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्यों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण निरायुद्ध सम्मेलन और राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के हितों में संगम बनाने के अधिकारों पर अधिक प्रतिबंध लगाने की शक्ति राज्यों को दी गई 16वें संविधान संशोधन के द्वारा। और क्या क्या हुआ 16वें संविधान संशोधन के द्वारा? विधानमंडल के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों, विधानमंडल के सदस्यों, मंत्रियों, न्यायाधीशों
और भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप में संप्रभुत्व और अखंडता को शामिल किया गया है 16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। और 17वां संविधान संशोधन हुआ 1964 में। इसके द्वारा यदि भूमि का बाजार मूल्य बतौर मुआवजा न दिया जाए तो व्यक्तिगत हितों के लिए भू अधिग्रहण प्रतिबंधित कर दिया गया। और 9वीं अनुसूची में 44 और अधिनियमों की बढ़ोतरी भी की गई इसी के द्वारा। 18वां संविधान संशोधन 1964, इस शक्ति को स्पष्ट कर दिया गया कि संसद को राज्य निर्माण का अधिकार है 18वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि दो राज्यों को जोड़ने वाला करने का अधिकार भी संसद को है 18वें संविधान संशोधन 1964। 19वां संशोधन फिर हुआ 1966 में। इसमें क्या हुआ, निर्वाचक अधिकरणों की व्यवस्था समाप्त और उच्च न्यायालयों को निर्वाचन याचिका पर सुनाई की शक्ति प्रदान की गई हाईकोर्ट को। 20वां संविधान संशोधन हुआ 1966 में। उत्तर प्रदेश के कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता, जिनको उच्चतम न्यायालय ने अवैध घोषित किया था, इसके द्वारा किया गया। और फिर 21वां संविधान संशोधन 1967 हुआ। इसके द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। सिंधी भाषा 15वीं भाषा के रूप में हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हुई 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। 22वां संविधान संशोधन 1969, इसके द्वारा असम में एक अलग स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण किया गया 22वें संविधान संशोधन। और 23वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969, इसके द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति एवं एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व को लोकसभा एवं विधानसभा में इनके प्रतिनिधित्व की और अतिरिक्त 10 वर्ष के लिए फिर बढ़ोतरी की गई 1980 तक के लिए। तो ये सारी चीजें हुई, ध्यान में रखेंगे। और फिर 24वां संविधान संशोधन हुआ 1971 में। इसके द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वह मूल अधिकार हो, संशोधन कर सकती है। और राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दिया जाना भी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। और 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती की गई और अनुच्छेद 29 ख या ग में वर्णित निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा अभिनिश्चित अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। डीपीएसपी और एफआर ध्यान में रखेंगे इसके तहत। और 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत प्रीवी पर्स और प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासकों के विशेषाधिकारों की यहां पर समाप्ति की जाएगी। और 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा क्या हुआ कि कुछ केंद्र शासित राज्यों एवं प्रशासकों को अध्यादेश जारी करने के प्रति शक्तिशाली बनाया जाए और नए केंद्र शासित प्रदेशों, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लिए कुछ विशेष उपबंध, नए राज्य मणिपुर के लिए विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद के निर्माण के लिए संसद को अधिकार, ये सारी चीजें ध्यान में रखेंगे आप लोग। और संशोधन संख्या 1972 28वां संविधान संशोधन 1972 के द्वारा आईसीएस अधिकारियों के लिए विशेष विशेषाधिकारों को समाप्त कर संसद को उनकी सेवा सत्य तय करने का अधिकार दिया गया। 29वां संविधान संशोधन 1972 के द्वारा 9वीं अनुसूची में 2 केरल भू सुधार अधिनियमों को शामिल किया गया। केरल के भूमि सुधार 2 भूमि सुधार अधिनियमों को 29वां संविधान संशोधन 1972 के द्वारा। और 30वें के द्वारा क्या किया गया, 30वां संविधान संशोधन 1972 नागरिक अधिकार संबंधित मामले में उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए 20,000 रुपए की जरूरत खत्म एवं यह व्यवस्था दी कि यदि विधि की वास्तविक व्यवस्था का कोई मामला हो तो ही उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है। और 31वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी, ध्यान में रखेंगे। और 32वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र के लोगों की आकांक्षा के अनुसार उनकी संतुष्टि के लिए विशेष उपबंध। और 33वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा संसद या विधानमंडल के अध्यक्ष सभापति द्वारा किसी सदस्य के इस्तीफे को मंजूर करने की व्यवस्था यदि वह महसूस करे कि त्याग पत्र स्वैच्छिक या वास्तविक है तो। इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। और क्या कह रहा है, 34वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा 9वीं सूची में विभिन्न राज्यों के बीच भू सुधार एवं भू पट्टेदारी के अधिनियमित को शामिल।
35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम के संरक्षण व्यवस्था को बर्खास्त करते हुए उसे भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बनाया गया और भारतीय संघ में सिक्किम को जोड़े जाने की सेवा शर्तों के लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ये सारे जो मैं आप लोगों को अनुच्छेद कर संविधान संशोधन पर पढ़ा रहा हूँ, अपने कॉन्सेप्ट के लिए ध्यान में रखिएगा, आप लोग ये जानना जरूरी है। इसलिए कल मैंने संविधान संशोधन की बेसिक चीजों को पढ़ाया, आज मैं अनुच्छेद पहले संविधान संशोधन से लेकर 40वें तक पढ़ा दूंगा, फिर कल 40 से आगे भी पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को ध्यान में रहे। और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। और 37वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा केंद्र शासित राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था को लाया गया। ठीक है। 38वां संशोधन के द्वारा 1975 में हुआ, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा और गैरवाद योग्य घोषित किया गया और राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों द्वारा जारी अध्यादेश गैरवाद योग्य भी घोषित किया गया और राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की विभिन्न घोषणाएं करने की शक्ति भी प्रदान की गई। तो ये ध्यान में रखेंगे। 39वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? 1975 में हुआ कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाएगा। इन सब का निर्धारण संसद द्वारा निर्धारित प्राधिकरण के अनुसार किया जाएगा। ये ध्यान में रखेंगे। ये 39वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जोड़ा गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित जो भी विवाद है वो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से, क्योंकि ये उनके पद की गरिमा का बात है। और 9वीं अनुसूची में कुछ केंद्रीय अधिनियमों का समायोजन किया गया 39वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब जो 40वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा 1976 में हुआ, संसद को समुद्रीय जल, ध्यान में रखेंगे, महाद्वीपीय मग्न तट, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र एसीजेड और भारत के समुद्री जोनों की सीमाओं के समय समय पर निर्धारण की शक्ति, जो भी समुद्र तट और इन सब चीजों के बारे में आएगा वो सब 40वें, और ज्यादातर भू सुधार से संबंधित 64 और अन्य केंद्र और राज्य विधियों को 9वीं सूची में भी शामिल किया गया है। इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ध्यान से रखेंगे। आज का भी टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने प्रथम संविधान संशोधन से 40 संविधान संशोधन तक पढ़ा। ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जरूर फॉलो करेंगे। ये है मेरे अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इसको भी जरूर फॉलो करेंगे। ये जो अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है, यहाँ पे रोज शाम को 4 बजे मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाता हूँ अनअकैडमी ऐप पे लाइव, और इसी पे रात 8 बजे होता है क्या 1 ईयर के करंट के मैं क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जो प्री एग्जाम 2021 के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जरूर ध्यान रखें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और ये आज की क्लास थी। कल फिर हम लोग अपने 41वें संविधान संशोधन से आगे लेकर के मिलेंगे 1 बजे। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।